महान राष्ट्रवादी व प्रबुद्ध विचारक गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ। गोखले ने 1881 में मैट्रिक परीक्षा पास की। 1884 में एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई से केवल 18 वर्ष की आयु में ही स्नातक परीक्षा पास की। उन्होंने 1885 में न्यू इंग्लिश स्कूल से अध्यापन का कार्य शुरू किया और फर्ग्यूसन कॉलेज पूना में इतिहास तथा अर्थशास्त्र का अध्यापन कार्य किया। 1887 में जस्टिस रानाडे ने गोखले की कुशाग्र बुद्धि एवं अद्भुत नेतृत्व क्षमता को पहचानकर उन्हें उनके राजनीतिक गुरु के रूप में उन्हें सार्वजनिक जीवन में प्रवेश की प्रेरणा दी। 1889 में गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने तथा 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और उसी वर्ष उन्होंने भारत सेवक समाज की स्थापना की। अपनी अद्भुत योग्यता के कारण वे 1902 से 1912 तक भारत की वायसरॉय कार्यकारिणी परिषद के सक्रिय सदस्य रहे। 1897 में गोखले दक्कन सभा के प्रतिनिधि के रूप में बल्बी आयोग के समक्ष भारत में सार्वजनिक व्यय पे अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए इंग्लैंड गए। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारतीय समस्याओं को विभिन्न आयोगों के सामने प्रस्तुत करने हेतु लगभग 7 बार इंग्लैंड का प्रवास किया। इन सब के कारण गोखले की पहचान एक प्रमुख आर्थिक चिंतन के रूप में बनी। अंततः 1915 में पूना में उनका देहांत हुआ। अब हम गोखले के प्रमुख आर्थिक विचारों के बारे में जानेंगे। एक प्रमुख आर्थिक और राजनीतिक विचारक के रूप में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत की कई आर्थिक समस्याओं के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं, जिनमें भारत में निर्धनता, आर्थिक निकासी, स्वदेशी औद्योगिक विकास, सार्वजनिक वित्त, विदेशी व्यापार, विदेशी विनिमय और आर्थिक सुधारों से संबंधित विचार उल्लेखनीय हैं। गोखले ने भारत में आर्थिक निर्धनता की दयनीय और कष्टदायक स्थिति को निकट से देखा और निरंतर बढ़ती निर्धनता से वे अत्यधिक दुखी थे। उन्होंने भारत के संदर्भ में आर्थिक विकास के कई प्रायोगिक चरों के आधार पर निर्धनता का विश्लेषण करते हुए पाया कि भारत में निर्धनता में निरंतर वृद्धि होने के साथ साथ उसकी जड़ें उत्तरोत्तर गहरी होती जा रही हैं। गोखले के अनुसार आर्थिक विकास के निर्धारक प्रायोगिक चर इस प्रकार थे। भारत की जनसंख्या, कृषि उत्पादन की प्रवृत्ति, व्यावसायिक फसलों के अंतर्गत कृषि क्षेत्र, गैर व्यावसायिक फसलों के अंतर्गत कृषि क्षेत्र, प्रति व्यक्ति नमक का उपभोग, वस्तुओं के आयात निर्यात की मात्रा। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत से आर्थिक निकासी के संबंध में दादाभाई नौरोजी की भांति उग्र न होके एक उदारवादी विचार दिया। उन्होंने ब्रिटिश शासकों द्वारा भारत के आर्थिक विकास के लिए किए जा रहे खर्चों जैसे रेलों के निर्माण पर व्यय, उद्योगों में प्रत्यक्ष पूंजी निवेश पर लाभांश और ब्याज आदि को तो आर्थिक निकासी के अंतर्गत नहीं माना, किंतु ब्रिटिश शासक के राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए भारी सैन्य व्यवस्था का खर्च, होम चार्जेस की वसूली, भारत के उद्योगों के पतन के लिए मुक्त व्यापार नीति का अनुसरण, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा की गई लूट खसोट के धन को ब्रिटेन में भेजे जाने आदि को आर्थिक निकासी के रूप में स्वीकार किया। उनका मत था कि भारत की आर्थिक और राजनीतिक ब्रिटिश दासता के कारण ही आर्थिक निकासी संभव हुई है। उन्होंने 2 प्रकार की आर्थिक निकासी पर विचार किया। पहला राजनीतिक निकासी और दूसरा औद्योगिक निकासी। राजनीतिक निकासी के अंतर्गत गोखले ने ब्रिटिश शासकों के द्वारा अपने साम्राज्य विस्तार तथा भारत में अपनी सत्ता की जड़ें मजबूत करने के लिए अनावश्यक सैन्य व्यय का समावेश किया। यह निकासी लगभग 20 करोड़ रुपए वार्षिक थी। औद्योगिक निकासी का वर्णन करते हुए गोखले ने बताया कि ब्रिटिश शासक तथा ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों भारत को कच्चे माल का उत्पादक एवं ब्रिटेन के निर्मित माल का बाजार बनाना चाहते थे। अतः उन्होंने
हमारे देश के निर्माताओं को विदेशी माल पर निर्भर बना दिया और ब्रिटेन से निर्मित माल के आयात का भुगतान औद्योगिक निकासी के रूप में सामने आया। यह निकासी लगभग 10 करोड़ रुपए वार्षिक थी। गोखले अपने राजनीतिक गुरु रानाडे के आर्थिक राष्ट्रवाद और स्वदेशी के विचारों से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने भारत के आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए स्वदेशी का नारा बुलंद किया। गोखले का स्पष्ट मत था कि ब्रिटिश सरकार की व्यापार नीति दोहरी है। जहां एक और भारत के संदर्भ में वह मुक्त व्यापार नीति है, वहीं ब्रिटेन के संदर्भ में वह संरक्षण नीति है। इस दोहरी नीति के कारण न तो ब्रिटिश सरकार भारतीय उद्योगों को संरक्षण देना चाहती थी, न ही प्रभावी आर्थिक सहायता। इस विषम परिस्थितियों में स्वदेशी नीति ही भारत की आर्थिक और औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। इसीलिए 1905 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में गोखले ने कहा, भारत में पूंजी का अभाव है, कुशल तकनीक का अभाव है, उद्यमी प्रवृत्ति का अभाव है, लेकिन श्रम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, अतः इसका उपयोग स्वदेशी की भावना के अनुरूप किया जाना चाहिए। गोखले अपने उदारवादी विचारों के कारण यद्यपि विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के पक्ष में नहीं थे, लेकिन वे भारत में स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन और उपभोग को प्रोत्साहन देना चाहते थे। गोखले भारत में तीव्र औद्योगिक विकास के समर्थक थे। वे चाहते थे कि भारत में उपलब्ध प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों के लाभप्रद उपयोग के लिए ब्रिटिश शासकों को मुक्त व्यापार नीति का परित्याग कर ऐसी संरक्षण नीति का अनुसरण करना चाहिए जो भारत के तीव्र औद्योगिकरण के लक्ष्य में सहायक बने। गोखले ने देश के तीव्र औद्योगिक विकास के लिए भारतीय उद्योगपतियों को आह्वान किया कि वे देश में औद्योगिक उत्पादन बढ़ावें, श्रम में अधिकाधिक कुशलता लाने का प्रयास करें तथा भारतीय औद्योगिक माल के निर्यात हेतु विदेशों में मंडियां खोलें ताकि देश के उपलब्ध संसाधनों का पूरा लाभ मिल सके। भारत के मध्यम वर्गीय शिक्षित बेरोजगारों को उद्योगों में रोजगार देकर दोहरा लाभ उठाया जा सकता है। जहां एक ओर शिक्षित बेरोजगारों से राहत मिलेगी, वहां दूसरी ओर उद्योगों के लिए प्रशिक्षित कुशल श्रम की पूर्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। सार्वजनिक वित्त संबंधी विचारों के अंतर्गत गोखले ने भारत में करारोपण, सार्वजनिक व्यय, बजट अतिरेक और संघीय वित्त व्यवस्था का विवेचन किया। भारत में सार्वजनिक व्यय नीति की उन्होंने आलोचना की और उन्होंने कहा कि भारत की शुद्ध सार्वजनिक आय का लगभग 50% सैन्य खर्च तथा 35% गृह प्रभार के रूप में खर्च होना भारतीय हितों के अनुरूप नहीं होकर ब्रिटिश शासकों के हितों का प्रतीक है। शुद्ध सार्वजनिक व्यय का केवल 15% भाग ही भारत के विकास कार्यों, सिंचाई, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए व्यय किया जाता था। गोखले के अनुसार ब्रिटिश शासन की सार्वजनिक व्यय की व्यवस्था दोषपूर्ण एवं विकृत ही नहीं वरन भारत में विकास कार्यों की उपेक्षा का द्योतक भी थी। गोखले ने भारत की सार्वजनिक व्यय व्यवस्था में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जैसे सैन्य व्यय में प्रभावी कमी की जानी चाहिए और उसकी बचत को विकास कार्यों पर व्यय करना चाहिए। सार्वजनिक व्यय में अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण कर मितव्ययिता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सार्वजनिक सेवाओं में विदेशियों के बजाय भारतीयों को अधिक रोजगार अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। स्वतंत्र अंकेक्षण व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि सार्वजनिक व्यय पर प्रभावी नियंत्रण संभव हो सके। सार्वजनिक व्यय में भारतीय हितों का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। गोखले ने तत्कालीन ब्रिटिश सरकार की करारोपण नीति की भी कटु आलोचना करते हुए उसे भारतीय हितों के प्रतिकूल एवं शोषण का स्रोत बताया। उन्होंने भारत की निर्धन जनता पर घरेलू उपयोग की आवश्यक वस्तुओं पर 45% तक करारोपण को अनुचित और अन्यायपूर्ण बताया। नमक जैसी वस्तु पर ऊंची दर से करों का बोझ लादना कतई उचित नहीं माना
अफीम जैसी वस्तु को भारत सरकार ने आय का स्रोत बनाकर भारत तथा चीन के नैतिक पतन को प्रोत्साहित किया है। इस प्रकार गोखले ने ब्रिटिश सरकार की करारोपण नीति को भारत से आर्थिक निकासी का महत्वपूर्ण स्रोत तथा ब्रिटिश शासन के हितों का सूचक बताया तथा इसे भारत में निर्धनता वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण माना। यही नहीं, यह करारोपण की प्रतिगामी प्रणाली सिद्ध हुई। गोखले ने ब्रिटिश सरकार की करारोपण नीति में सुधार हेतु 2 महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जिसमें पहला कर की दरों में कमी और दूसरा कर आय का उत्पादक कार्यों में उपयोग। गोखले ने भारत सरकार के तत्कालीन बजट अतिरेक को आर्थिक निकासी और भारत के दोहरे शोषण का माध्यम बताया। जहां एक ओर भारत में अकाल और दुर्भिक्ष की भीषण मार के समय भारतीयों पर कर का भार बढ़ाया गया, वहीं दूसरी ओर सरकार द्वारा भारतीय रुपये का मनमाने ढंग से अधिमूल्यन, जिसमें रुपये का विनिमय मूल्य 13 पैनी से बढ़ाकर 16 पैनी कर दिए जाने से रुपये के संदर्भ में सरकारी व्यय में कमी भारतीय हितों पर कुठाराघात सिद्ध हुई। इस प्रकार गोखले के अनुसार बजट अतिरेक की व्यवस्था भारत से आर्थिक निकासी और शोषण की अनुचित व्यवस्था थी। गोखले संघीय वित्त व्यवस्था के अंतर्गत वित्तीय संसाधनों के वितरण में केंद्र और राज्यों की यथासंभव आत्मनिर्भरता के समर्थक थे। उनकी यह धारणा थी कि राज्य सरकारों के पास भी उनके स्वयं के वित्तीय स्रोत हों और वे केवल केंद्रीय अनुदानों पर ही आश्रित न रहें। वे संघीय वित्त ढांचे में केंद्र की मजबूत वित्तीय स्थिति के लिए इस बात पर जोर देते थे कि केंद्र सरकार को अपने वित्तीय संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए प्रांतीय सरकारों से अनुदान प्राप्त करना चाहिए। गोखले संघीय वित्त ढांचे के अंतर्गत स्थानीय निकायों की चिंताजनक वित्तीय स्थिति तथा लोक कल्याणकारी कार्यों में उनकी भूमिका के देखते हुए चाहते थे कि स्थानीय निकायों के भी अपने वित्तीय स्रोत हों तथा केंद्र और प्रांतीय सरकारें उनके वित्तीय स्रोतों की कमी अनुदान देकर पूरा करें। राष्ट्रवादी गोखले तत्कालीन ब्रिटिश सरकार की विदेश व्यापार नीति के विरोधी थे। वे ब्रिटिश सरकार की मुक्त व्यापार नीति को भारत के औद्योगिक और आर्थिक हितों पर कुठाराघात मानते थे, क्योंकि इस नीति के अनुसरण से ब्रिटेन का निर्मित माल भारत में आसानी से बेचा जा सकता था तथा यहाँ से ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति का रास्ता खुला था। इसके विपरीत ब्रिटिश सरकार ने लंकाशायर के सूती वस्त्र उद्योग की रक्षा के लिए ब्रिटेन में भारत के सूती कपड़े के निर्यात पर भारी शुल्क लगा रखा था। गोखले ने ब्रिटिश सरकार की इस दोहरी नीति भारत के लिए मुक्त व्यापार और ब्रिटेन के संरक्षण की नीति को अनुचित बताया। गोखले भारत के तीव्र औद्योगिक विकास के लिए विभेदात्मक संरक्षण नीति के पक्ष में थे। उन्होंने कहा, उचित प्रकार का संरक्षण वही है जिसके अंतर्गत विकासशील उद्योगों को आवश्यक संरक्षण प्राप्त हो और इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि ऐसे एकाधिकारी और शक्तिशाली संगठन स्थापित न हो जाएं जो देश की जनता के हितों के प्रतिकूल हों। गोखले ब्रिटिश शासनकाल में विदेशी विनिमय दर के हमेशा ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग से जुड़े रहने तथा ब्रिटिश हितों को ध्यान में रखते हुए मनमाने ढंग से विदेशी विनिमय दर के निर्धारण की कटु आलोचना करते रहे, क्योंकि स्वैच्छिक विनिमय दर के माध्यम से भारतीय संसाधनों का शोषण किया जाता था। गोखले भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा रेलों के निर्माण और विस्तार पर भारी व्यय का भी विरोध करते थे, क्योंकि यह निर्माण भारत के आर्थिक शोषण, आर्थिक निकासी, ब्रिटिश शासन की सत्ता की जड़ें मजबूत करने, ब्रिटिश निवेशकों और व्यापारियों को लाभ पहुंचाने का माध्यम बन गया था। गोखले कहते थे कि भारत की गरीब जनता पर पहले ही कर भार अधिक है और रेलों के निर्माण से आर्थिक दबाव और बढ़ता जा रहा है, जो अनुचित है। गोखले भारत में श्रम समस्याओं के प्रति भी बहुत जागरूक थे और भारत में श्रम की बहुलता को देखते हुए श्रम शक्ति के लाभप्रद उपयोग के लिए देश में उद्योगों के विकास पर जोर देते थे। उन्होंने भारत में बाल श्रमिकों और अनुबंधित श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास किए, जिसमें उन्होंने देखा
कि कारखानों में काम करने वाले बड़ी संख्या में बाल श्रमिक प्राथमिक शिक्षा से भी वंचित रह जाते हैं। उन्होंने कारखाना आयोग 1908 के प्रतिवेदन पर आधारित कारखाना बिल 1911 में यह संशोधन करवाए कि प्रत्येक कारखाने में जहां 9 से 12 वर्ष के 20 से अधिक बाल श्रमिक कार्य करते हों, वहां प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था निःशुल्क होनी चाहिए। अनुबंधित श्रम के प्रति वे चिंतित थे और उन्होंने इस प्रथा को समाप्त करने पर जोर दिया। इसके अंतर्गत वे भारतीय श्रमिक आते थे जिनको भर्ती के समय न तो कार्यक्षेत्र न ही कार्य की प्रकृति बताई जाती थी, बल्कि उन्हें भर्ती करके अफ्रीका के जंगलों अथवा अन्य दूरस्थ क्षेत्रों में भेज मनमाने ढंग से काम करवाया जाता था और उन्हें नारकीय जीवन बिताने को बाध्य होना पड़ता था। इस प्रकार गोखले कारखानों में बाल श्रमिकों की निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा और अनुबंधित श्रम प्रथा की समाप्ति के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। गोखले ने भारत में तीव्र आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने हेतु ब्रिटिश शासन के दौरान कई आर्थिक सुधारों पर बल दिया, जिनमें बढ़ते हुए सैन्य व्यय में भारी कटौती करने और उससे बचे धन को जन कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करने का सुझाव उन्होंने दिया। सरकारी करों और भूमि लगानों को घटाने पर जोर दिया, क्योंकि अकाल और प्राकृतिक आपदाओं से त्रस्त गरीब किसान इनके बढ़ते भार को वहन करने में सक्षम नहीं हैं। गोखले चाहते थे कि किसानों को उचित ब्याज दर पर ऋण दिलाने के लिए सहकारी समितियों का विस्तार हो तथा उन्हें भारी ऋण से मुक्ति का प्रयास किया जाए। वैज्ञानिक खेती और सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि पर जोर दिया जाए। भारत में अज्ञानता को दूर करने के लिए निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के विस्तार करने के वे पक्षधर थे। श्रम सुधारों के अंतर्गत अनुबंधित श्रम प्रणाली को वे समाप्त करने का विचार देते थे। औद्योगिक और तकनीकी शिक्षा का विस्तार हो और आवश्यक हो तो भारतीयों को विदेशों में प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। संघीय वित्त व्यवस्था का विकेंद्रीकरण किया जाए और केंद्र, राज्यों और स्थानीय निकायों के बीच वित्तीय संसाधनों का विभाजन न्यायोचित ढंग से हो ताकि जन कल्याण कार्यक्रमों का भावी मार्ग प्रशस्त हो। उद्योगों में संरक्षण नीति को वे अपनाने पर जोर देते थे और ताकि भारत में तीव्र औद्योगिक विकास हो सके और इसके लिए वे मुक्त व्यापार नीति को त्यागने का विचार देते थे। गोखले भारत में तीव्र आर्थिक विकास और औद्योगिकरण का एकमात्र तरीका स्वदेशी को मानकर उसकी जोरदार वकालत करते थे। इस प्रकार गोपाल कृष्ण गोखले के आर्थिक विचारों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि उन्होंने एक राष्ट्रवादी नेता के रूप में भारत में ब्रिटिश शासकों की आर्थिक निकासी, मुक्त व्यापार नीति से भारतीय अर्थव्यवस्था के शोषण, दोषपूर्ण करारोपण से भारत की निर्धन जनता की लूट और गरीबी में वृद्धि की आलोचना की और देश में स्वदेशी का बिगुल बजाया और जन जागृति से ब्रिटिश शासकों को भारतीय हितों में आर्थिक सुधारों को लागू करने का दबाव बनाया।